नमस्कार। आज की कक्षा में हम हिंदी साहित्य के महान आलोचक निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध शैली को पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की विशेषता बीए फाइनल वर्ष हिंदी साहित्य और एमए प्रीवियस फाइनल के बच्चों की जो परीक्षा में आते हैं। तो आज की कक्षा में हम बीए फाइनल और एमए फाइनल दोनों कक्षाओं को साथ में लेकर चलेंगे। कई बार जो आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है कि कोई भी एक विद्वान दे दिया जाता है, आलोचक दे दिया जाता है, निबंधकार दे दिया जाता है और पूछते हैं कि इनके निबंधों की जो है विचारगत शैली बताइए, निबंधों की विशिष्टता बताइए, निबंधों की विशेषता बताइए, जो भी है आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो हम जैसे आपकी बीए फाइनल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्रोध निबंध है और एमए फाइनल में आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उत्साह निबंध है। तो इनका जो दो वीडियो मैं बनाऊंगी, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की विशिष्टता, ये दोनों ही एग्जाम में आ जाते हैं, फाइनल बीए फाइनल और एमए फाइनल। क्रोध आपके केवल बीए फाइनल में है और उत्साह आपके एमए फाइनल में है, उसका अपन अलग वीडियो देखेंगे। हाँ, इसमें देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की विशिष्टता। प्रारंभ करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म देखो 1884 ईस्वी में हुआ और इनका निधन 1941 ईस्वी में हुआ। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आगमन समालोचना के नवीन युग में पदार्पण का सूचक है। ये पंक्ति ध्यान देने योग्य है, देखना। शुक्ल जी से पूर्व की आलोचना गुण दोष गिनाने और रचना की अनुगामिनी होने तक की भूमिका निभा रही थी। शुक्ल जी ने आलोचना की नई विश्लेषणात्मक दृष्टि से संपन्न करते हुए उसे रचना के समकक्ष पहुंचाया। ये ध्यान देने की बात है कि शुक्ल से पूर्व जो आलोचना की जो दृष्टि थी वो क्या थी? केवल गुण दोष गिनाने। गुण दोष यानी उससे कोई भी जैसे महान विद्वान था, कोई लेखक था, निबंधकार था, आलोचक था, वो जैसे मान लो कोई कबीर की रचना का जो है विश्लेषण कर रहा है, कोई जायसी की रचना का विश्लेषण कर रहा है, तो उनके उसमें गुण क्या है, दोष कितने हैं, उनको है ना अपने सामने उपस्थित करना मात्र ही उनका काम था। जबकि शुक्ल जी ने क्या किया? शुक्ल जी ने आलोचना को एक नई विश्लेषणात्मक दृष्टि से संपन्न करते हुए उसे रचना के समकक्ष पहुंचाया। यानी न केवल गुणों का विश्लेषण किया, दोषों का विश्लेषण किया, बल्कि कौन सी रचना अपने समाज के लिए एक जो नया वर्ग अपने सामने उपस्थित करती है, कौन सी रचना अपने समाज को एक नई प्रेरणात्मक ऊर्जा प्रदान करती है, इन विचारों का समावेश भी आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। आधुनिक हिंदी आलोचना के सूत्रपातकर्ता के साथ साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंधकार के रूप में भी विख्यात है। अब देखो, आलोचना का सूत्रपात तो किया ही इन्होंने, ये अपने ऊपर देख लिया। इसके साथ साथ में निबंधकार के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब इन्होंने निबंध किस प्रकार के लिखे हैं? इन्होंने मुख्य रूप से विचारपरक और भावात्मक निबंध लिखे हैं। व्यक्तिगत निबंध अनुभवों से विकसित होते हुए भी उनके निबंध विचार की गंभीर विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति रखते हैं। अपने ललित निबंधों के संदर्भ में चिंतामणि की भूमिका में इन्होंने लिखा है, मेरे ललित निबंध विचार प्रधान है। ललित निबंध देखो, मैंने इसका विस्तार से एक वीडियो बनाया है। विद्यानिवास मिश्र के निबंधों में जो है ललित निबंध है, तो आप ललित निबंध किसे कहते हैं वो आप वीडियो देख सकते हो। तो चिंतामणि की भूमिका में इन्होंने लिखा है कि मेरे ललित निबंध विचार प्रधान है। यात्रा करने चली तो है बुद्धि, किंतु हृदय को साथ लेकर। इस पंक्ति की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि ये नेट में कितनी बार जो है परीक्षा में पंक्ति आ चुकी है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी कई बार पंक्ति आ चुकी है कि रामचंद्र शुक्ल ने ये पंक्ति अपने किस रचना में, किस कृति में इस पंक्ति का उल्लेख किया है। यात्रा करने चली तो है बुद्धि, किंतु हृदय को साथ लेकर। कहाँ पर? चिंतामणि के प्रथम भाग में इस पंक्ति का उल्लेख किया है। आगे देखते हैं इनकी निबंधों की विशेषता। रामचंद्र शुक्ल किस युग में थे, शुक्ल से पहले किस प्रकार निबंध लिखे जाते थे और जो विद्वान थे वो किस प्रकार की रचनाएं उस समय करते थे, उसके बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करते हैं। द्वितीय युग के पश्चात निबंध के क्षेत्र में जो युग सामने आया उसे शुक्ल युग की अभिधा दी गई। इसका प्रारंभ उसी क्षण से मानना चाहिए जिस क्षण से शुक्ल जी ने निबंध लिखना प्रारंभ किया था। भारतेंदु युगीन निबंधों में हल्कापन था, तो द्वितीय युगीन निबंधों में बावजूद वैचारिकता की गहराई नहीं आ सकी थी।
देखो भारतेंदु युग में भी हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी निबंध लिखे थे, लेकिन इन्होंने जैसे निबंध विधा उस समय प्रारंभ ही हुई थी, तो जितना अपने को निबंधों में परिष्कृत और परिमार्जित रूप मिलना चाहिए उतना भारतेंदु युग के निबंधों में अपने को नहीं मिलता। भारतेंदु युग के बाद में द्विवेदी युग में भी निबंध लिखे गए, यद्यपि विचार जो अधिक मात्रा में वैचारिकता थी द्विवेदी युग के निबंधों में, लेकिन वैचारिकता में जो गहराई होनी चाहिए, निबंध की एक विशेषता, मुख्य विशेषता होती है वैचारिकता की गहराई, वो द्विवेदी युग के निबंधों में भी नहीं मिलती है। आचार्य शुक्ल ने निबंध लेखन के क्षेत्र में पदार्पण करके निबंध को सच्चा स्वरूप प्रदान किया। एक निबंध की वास्तविक विशेषता क्या होती है, वो सबसे पहले अपने को हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में ही देखने को मिलती है। उन्होंने अपने विचार प्रधान निबंधों में अपने पूर्ववर्ती निबंधकारों की कमियों को पूरा किया। द्विवेदी युग में जो कमियाँ थी उनको भी रामचंद्र शुक्ल ने पूरा किया, और भारतेंदु युग में जो कमियाँ थी उनको भी रामचंद्र शुक्ल ने पूरा किया। हिंदी निबंध साहित्य के लिए नया मार्ग प्रशस्त किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध चिंतामणि में संकलित है। शुक्ल जी ने एक ओर तो भाव और मनोविकारों से संबंधित निबंध लिखे हैं, दूसरी ओर आलोचनात्मक निबंधों का प्रणयन किया है। इससे यह निबंध अत्यंत सरल और स्पष्ट है, जो भाव या मनोविकारों से संबंधित है। ध्यान देने की बात है कि यद्यपि रामचंद्र शुक्ल ने भाव, मनोविकार, आलोचनात्मक कई प्रकार निबंध लिखे हैं, व्यवहारिक निबंध लिखे हैं, तो सिद्धांतिक पक्ष निबंध भी लिखे हैं। अब व्यवहारिक निबंध किसे कहते हैं? व्यवहारिक निबंध वे होते हैं जो व्यक्ति के भावों से संबंधित होते हैं, अपने मन से संबंधित होते हैं, ठीक है। और सैद्धांतिक और आलोचनात्मक निबंध वे हो जाएंगे जो, जैसे मान लो इन्होंने लिखा है कविता क्या है, ये एक कविता अपने को किस प्रकार लिखनी चाहिए, है ना, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, यानी कि साधारणीकरण किस प्रकार होता है, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, तो ये सारे निबंध थे, वो क्या है, सैद्धांतिक निबंध थे। यानी जिनमें नियमों का संग्रह है वो सैद्धांतिक निबंध हो जाएंगे, और जिनमें मनुष्य के भावों का जो है, भावों संबंधित विचारों को लेकर जो निबंध लिखे गए वो व्यवहारिक निबंध हो जाएंगे। यानी कि मनुष्य के वास्तविक जीवन से संबंधित जो निबंध है व्यवहारिक, और नियमों से संबंधित जो निबंध है वो सैद्धांतिक निबंध हो जाएंगे, ठीक है। यही अपने को रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की विशेषता को ध्यान में रखना है, क्या कि इन्होंने दो प्रकार के निबंध लिखे हैं, व्यवहारिक और सैद्धांतिक। व्यवहारिक है मनुष्य के भाव और मनोविकारों से संबंधित, और सैद्धांतिक है आलोचनात्मक निबंध। इनके निबंधों में विषय गांभीर्य, ये देखो निबंध की मुख्य विशेषता होती है कि विषय में गंभीरता होनी चाहिए, शैलीगत उत्कृष्टता होनी चाहिए, व्यक्तिक स्पर्श के साथ साथ व्यंग्य विनोद के संदर्भ भी मिलते हैं। विनोद, व्यंग्य और विनोद यानी थोड़ा हल्का हल्का फुल्का, उसमें मनोरंजन भी होना चाहिए। ये तो अपन ने जैसे क्रोध निबंध पढ़ा था, आपने 9वीं क्लास में मित्रता निबंध पढ़ा होगा रामचंद्र शुक्ल का, तो किस प्रकार देखो गंभीर तो इनके विचार होते हैं, और हल्का हल्का है विनोद यानी मनोरंजन भी करते चलते हैं रामचंद्र शुक्ल अपने निबंधों में। प्रकृति प्रेमी होने के कारण शुक्ल जी के निबंधों में मुग्धगारी प्रकृति वर्णन भी मिलता है। ये भी इनके निबंधों की मोस्ट विशेषता है, चाहे तो आप इनको पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाना। आचार्य शुक्ल के निबंधों में श्रद्धा और भक्ति, ये इनके निबंधों के नाम है। आप इनका भी है ना अलग से पॉइंट लगा के, जैसे रामचंद्र शुक्ल के प्रसिद्ध निबंध लिखकर आप लिख सकते हो। अब प्रसिद्ध निबंध में मैंने बताया भाव और मनोविकार संबंधी और आलोचनात्मक संबंधी, तो ये आप इस प्रकार लिख सकते हो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध, फिर नीचे पॉइंट लगा सकते हो एक भाव और मनोविकार संबंधी। एक पॉइंट में लिखना है आपको श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति, करुणा, क्रोध, ये अपने भाव और मनोविकार संबंधी निबंध हो जाएंगे। फिर नीचे दूसरा पॉइंट लगाना है, उसमें लिखना है सैद्धांतिक निबंध। सैद्धांतिक निबंध में लिखना है कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, मानव की धर्मभूमि और काव्य का रूप विधान और कल्पना आदि प्रमुख है। आचार्य शुक्ल ने व्यवहारिक आलोचना के लिए तुलसी, सूर और जायसी पर गंभीर अध्ययन युक्त आलोचनाएं लिखी। शुक्ल जी ने, ये देखो तुलसीदास का भी विस्तृत अध्ययन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, जायसी का भी किया और सूरदास का भी किया है। यहाँ नेट जो बच्चे MA फाइनल की कक्षा ले रहे हैं अभी, वो नेट के लिए मोस्ट है ये। क्यों एक बार क्वेश्चन आया था नेट में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्न में से किस भक्तिकालीन कवि पर रचना नहीं लिखी या किस भक्तिकालीन कवि पर अध्ययन नहीं किया,
ऊपर ही ऊपर आया था कबीर, फिर दूसरा आया था तुलसी, तीसरा आया था सूरदास और चौथा आया था जायसी। तो देखो अपन 3 है यहाँ पर, कौन सा नहीं है, कबीर है ना। तो ये आपके ध्यान देने की बात है। तो इनके ऊपर व्यवहारिक आलोचना संबंधी इन्होंने आलोचनाएं लिखी थी। शुक्ल जी ने आलोचनात्मक निबंधों का व्यवहारिक पक्ष बहुत प्रबल रहा है, किंतु साथ ही सिद्धांत पक्ष को विविध निबंधों में समेटकर आलोचनात्मक निबंधों की विधाओं को भी इन्होंने विशेष पुष्ट किया है। चिंतामणि भाग 1 और 2 में तथा विचार विधि में संकलित आचार्य शुक्ल के निबंधों को मनोवैज्ञानिक तथा साहित्यिक निबंध एवं समीक्षात्मक तथा गवेषणात्मक निबंध 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। ये बात ध्यान देने की है। एक बात आपको मैं बता देती हूँ जनरल नॉलेज के लिए कि ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि जो निबंध संग्रह है, वो सारे निबंधों का संग्रह चिंतामणि नाम से इनका प्रकाशित हो चुका है 4 भागों में। ठीक है, तो चिंतामणि नाम का ये निबंध संग्रह है, वो पहले रामचंद्र शुक्ल ने विचार विधि नाम से प्रकाशित किया था, लेकिन शुक्ल के ही दोस्त केशव प्रसाद मिश्र ने इसे कहा, शुक्ल जी से कहा कि आप विचार विधि की जगह आप इनको चिंतामणि नाम देकर आप इन्हें प्रकाशित करवाए। तो फिर इन्होंने चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3 और चिंतामणि भाग 4 नाम से इन्होंने अपने सारे निबंधों को प्रकाशित करवाया। तो ये क्या कह रहे हैं कि चिंतामणि भाग 1 और 2 में तथा विचार विधि, जो कि चिंतामणि नाम से पहले से ही है ना, ये प्रकाशित हो चुका था, आचार्य शुक्ल के निबंधों को मनोवैज्ञानिक तथा साहित्यिक निबंध एवं समीक्षात्मक तथा गवेषणात्मक निबंध 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, ये इनके जितने भी निबंध थे उन सारे निबंधों को 2 श्रेणी में, एक तो मनोवैज्ञानिक और साहित्यिक, दूसरा समीक्षात्मक तथा गवेषणात्मक। समीक्षात्मक यानी खोज की दृष्टि से, शोध की दृष्टि से, है ना, इन 2 श्रेणियों में इनको विभाजित किया जा सकता है। ये ध्यान देने की बात है। बी फाइनल और MA फाइनल के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट है ये लाइनें ऐसी की ऐसी। चिंतामणि के निबंधों के द्वारा शुक्ल ने नए विचार, स्वस्थ चिंतन, नई अनुभूति और प्रौढ़ भाषा शैली पाठकों के समस्त प्रस्तुत की। इन निबंधों के विषय अत्यंत गंभीर और सूक्ष्म है। इनमें इन्होंने प्रौढ़तम शैली में मनोविज्ञान एवं रसानुभूति का प्रतिपादन किया है। उनमें एक और तो चिंतन की मौलिकता, विवेचन की गंभीरता, विश्लेषण की सूक्ष्मता तथा शैली की प्रौढ़ता दृष्टिगोचर होती है। समझने की बात है। देखो, रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में जितने भी विचार है वो इनके स्वयं के चिंतन, मौलिकता यानी खुद के चिंतन है, ये खुद के विचार है इनके, और जो विचार किया है वो इनके गंभीर विचार है इनकी। ठीक है, विश्लेषण की दृष्टि भी सूक्ष्म है इनकी, और ये इनकी निबंधों की मुख्य विशेषता है, अपने को ध्यान देनी है। तो दूसरी ओर उनमें लेखक की व्यक्तिगता, भावात्मकता एवं व्यंग्यात्मकता के दर्शन भी स्थान स्थान पर होते हैं। देखो, लेखक की व्यक्तिगता यानी रामचंद्र शुक्ल ने क्या अनुभव किए हैं, है ना। एक लेखक जो भी लिख रहा है, कोई मान लो भाव के ऊपर लिख रहा है या किसी महान विद्वान के ऊपर लिख रहा है, मान लो तुलसीदास के ऊपर लिख रहा है या क्रोध के ऊपर लिख रहा है या उत्साह के ऊपर लिख रहा है, तो उनके संबंध में इनके क्या विचार है, कि इनके शुक्ल के एक लेखक के क्या विचार है। भावात्मकता, उस लेखन, उस रचना से संबंधित इनके कितने भाव जुड़े हुए हैं, और व्यंग्यात्मकता के दर्शन भी अपने स्थान स्थान पर होते हैं। उनके निबंधों में व्यक्ति एवं विषय का ऐसा सफल समन्वय है कि इस बात का निर्णय करना कठिन हो जाता है कि उन्हें व्यक्ति प्रधान कहे या विषय प्रधान। अब देखो, जैसे मान लो इनकी, मैंने अभी बताया कि इन्होंने आलोचनात्मक निबंध लिखे, सूर, तुलसी, जायसी। तो वैसे तो विषय अपन देख लेते हैं कि तुलसीदास के बारे में इन्होंने लिखा है, ठीक है, आलोचनात्मक निबंध लिखा है, व्यवहारिक आलोचना इन्होंने लिखी। तो तुलसीदास नाम ही सीधा सा है कि हाँ व्यक्ति प्रधान निबंध है ये, लेकिन नहीं, अब देखो निबंध नहीं है, एक आलोचनात्मक समीक्षात्मक पुस्तक है, तुलसी, जायसी, सूर, है ना। तो इन्होंने तुलसीदास का न सिर्फ अध्ययन किया है, बल्कि तुलसीदास के समय कैसी परिस्थितियाँ थी, किन परिस्थितियों में तुलसीदास ने रचना की, उस समय का समाज किस प्रकार था, आज का समाज किस प्रकार है। तो ये निर्णय करना कठिन हो जाता है कि इनकी रचना व्यक्ति प्रधान है या विषय प्रधान है। अब विषय में देखो, वहाँ का समाज भी आ जाएगा, राजनीति भी आ जाएगी, स्त्री दशा भी आ जाएगी, तो विषय हो गए ये सारे।
इस प्रकार उनके निबंधों को पढ़ते समय निर्णय करना कठिन हो जाता है। अब इस आधार पर अपन ये भी कह सकते हैं कि इनके विषयों में गंभीरता है, गहराई है। अपने पढ़ा था ना प्रारंभ में कि भारतेंदु और द्विवेदी युग में विचारों का में हल्कापन था, लेकिन आप यहाँ देख सकते हो कि जो शीर्षक तो केवल तुलसी ही दिया है, लेकिन इनके निबंध को पढ़ते हैं तब कितनी गहराई से अपने को जो है अध्ययन प्राप्त होता है अपने को। ठीक है, तो विस्तृत जो विचार हो गए, इनके विचारों में गहराई हो गई। ठीक है, आगे देखते। चिंतामणि के मनोवैज्ञानिक निबंधों में अमूर्त मनोविकारों का बड़ा ही सूक्ष्म एवं विशद विश्लेषण किया है। देखो, चिंतामणि के मनोवैज्ञानिक निबंध वो निबंध है जो भाव यानी क्रोध, जैसे क्रोध, उत्साह है, अपन ने पढ़ा था, है ना। तो क्रोध में भी देखो, क्रोध क्या अपने सामने मूर्ति बन के अपने सामने खड़ा हो जाता है कि क्रोध का कोई आकार होता है क्या? नहीं होता। उत्साह का कोई आकार होता है? नहीं होता। तो ये क्या करें, चिंतामणि के मनोवैज्ञानिक निबंधों में अमूर्त मनोविकारों का बड़ा ही सूक्ष्म एवं विशद विश्लेषण हुआ है ना। तो इन निबंधों में आचार्य शुक्ल के सूक्ष्म मनोविज्ञान ज्ञान के साथ साथ उनके समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण भी स्पष्ट झलक मिल जाती है। यानी क्रोध का देखो विस्तृत विश्लेषण करते हैं, उत्साह का विस्तृत विश्लेषण करते हैं, तो उनके समाज का ज्ञान भी अपने को मिल जाता है कि कितना उस समाज का इनको व्यवहारिक ज्ञान कितना है किनको, शुक्ल जी को। जयनाथ लनीन के अनुसार इनके निबंध विचारात्मक होते हुए भी मस्तिष्क और हृदय का समानुपातिक योग है। मस्तिष्क और हृदय के बीच जैसे जीवन का अनुभव और अध्ययन गल बहिया डाले कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। कौन? गल बहिया यानी गले में बाहें डालकर, कौन? मस्तिष्क और हृदय। मस्तिष्क और हृदय किस प्रकार, जैसे जैसे मैं आपको बता दूं, रामचंद्र शुक्ल ने क्रोध अपने निबंध पढ़ा था, उत्साह भी अपने निबंध पढ़ा था, मित्रता निबंध पढ़ा था। तो पहले तो वो है ना अपने को उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार अपने को, जैसे अपन चल रहे हैं, कारण का अपने को पता नहीं रहता कि जैसे अपने को दुख पहुंचता है, तो दुख पहुंचता है तो जब तक अपने को कारण का पता नहीं रहता तब तक अपन दुखी रहते हैं। लेकिन जैसे ही कारण का पता चलता है अपन अपने को क्रोध आ जाता है, अपन क्रोधित हो जाते हैं। तो ये तो हृदय की बात हो गई। और इन सभी का निचोड़ करके कोई जो सूत्र निकाल देते हैं तो उसे ना मस्तिष्क कहते हैं, मतलब कि है ना। तो यहाँ पर मस्तिष्क और हृदय का, इसको अपन और भी आगे विस्तृत अध्ययन करेंगे आगे वाली पंक्ति को देख कर, है ना। मस्तिष्क और हृदय के बीच जैसे जीवन का अनुभव और अध्ययन गल बहियाँ डाले कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। इनके निबंध हिंदी गद्य साहित्य की स्मृति है, शैली विकास की भारी मंजिल है, विचार क्षेत्र में चिंतन का अनुपम आदर्श है। ये बुद्धि को उत्तेजित कर नवीन विचार परंपरा पथ पर अग्रसर करते हैं। बुद्धि को उत्तेजित करते हैं। अपन ने देखा था ना, चिंतामणि के भाग 1 में कहा है कि यात्रा के लिए निकली है बुद्धि, लेकिन हृदय को भी साथ लेकर, है ना। तो बुद्धि को उत्तेजित करते हैं, बुद्धि को उत्तेजित करते हैं, नए नए विचार अपने दिमाग में आते हैं। तो इस प्रकार के ये निबंधकार है। आचार्य शुक्ल हिंदी निबंध साहित्य के सर्वश्रेष्ठ शैलीकार है। गुलाब राय ने इनके बारे में क्या कहा है कि यह निर्विवाद है कि गद्य साहित्य की और विशेषकर निबंध की प्रतिष्ठा बढ़ाने में शुक्ल जी अद्वितीय हैं। इस नाते हम उनको युग का निर्माता भी कहे तो कुछ अनुचित न होगा। निबंध के क्षेत्र में गूढ़ विवेचन और सूक्ष्म विश्लेषण को लाने का श्रेय शुक्ल जी को ही है। शुक्ल जी की प्रभावशाली लेखन शैली के विषय में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये ध्यान देने की बात है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने देखो क्या लिखा था, आप विशेष नोट्स करके आप इसको नोट कर सकते हो। BA फाइनल वालों के लिए भी, MA फाइनल वालों के लिए भी और नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। शुक्ल जी प्रभावित करते हैं, नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है और पंडित सिर हिलाता है। किस लेखक ने किसके बारे में कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी के बारे में कहा है। आगे की पंक्तियां ध्यान देने की है। आचार्य शुक्ल के निबंधों में व्यापक सहानुभूति और आत्मीयता के साथ साथ व्यक्तिगत स्वानुभूति में विचारों की नैसर्गिकता विद्यमान है। यानी नैसर्गिकता अपने आप उत्पन्न होना, एक तो होता है सायास और एक होता है अनायास, है ना। अनायास यानी बिना प्रयास किए अपने आप उत्पन्न होना। तो ये बिना प्रयास किए अपने आप उत्पन्न होते हैं क्या? रामचंद्र शुक्ल के विचार, है ना। तो इनके निबंधों की व्यापक सहानुभूति और आत्मीयता के साथ साथ व्यक्तिगत स्वानुभूतिमय विचारों की नैसर्गिकता विद्यमान है। यही कारण है कि विशिष्ट विषय पर गंभीरता के साथ विचार प्रकट करते समय आत्मीयता का भाव तो झलक आता ही है,
साथ ही साथ उनका पांडित्य भी विशेष रूप से प्रकट हो जाता है। अब ये देखो, अपने को कई बार ही ध्यान देने की बात है ये यहाँ पर क्या कि कोई आपको व्यवहारिक ज्ञान देता है तो अपने को पता चलता है उनके जैसे साधारण शब्दों में आपको व्यवहारिक ज्ञान देता है ना, तो साधारण शब्दों में आपको व्यवहारिक ज्ञान देता है। व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ में आपको सिद्धांतिक ज्ञान भी प्रकट कर देता है और आपको है ना वो ज्ञान बोझिल नहीं लगता। अब सिद्धांतिक ज्ञान यानी अपन नियमों को अधिक से अधिक पढ़ते हैं ना, तो अपने को धीरे धीरे अपने आप ही बोझिल है ना लगने लग जाता है, अपने उसको पढ़ने से अपना मन है ना दूर होता जाता है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल के जो है निबंधों में अपने को ऐसा लगता है कि गंभीर विषयों को भी वो इस प्रकार आत्मीयता के साथ, अपनेपन के साथ अपने सामने उपस्थित कर देते हैं। तो गंभीर भावों को अपनेपन के साथ उपस्थित कर देते हैं, तो आत्मीयता के साथ साथ उनका विद्वान रूप भी अपने सामने प्रकट हो जाता है। उनके निबंधों में विवेच्य विषय का एक दृढ़ सूत्र विचार प्रवाह के साथ साथ आगे बढ़ता जाता है और वे उस कलात्मक सूत्र में अपने व्यक्तिगत विचार पिरोते जाते हैं। अब ये सूत्र अपने को समझना है। देखो, उनके निबंधों में विवेच्य विषय का एक दृढ़ सूत्र विचार प्रवाह के साथ साथ आगे बढ़ता जाता है और वे उस कलात्मक सूत्र में अपने व्यक्तिगत विचार पिरोते जाते हैं। अब सूत्र कैसे उपस्थित करते हैं, एक तो मैं यहाँ पर आपको उदाहरण दूंगी क्रोध निबंध का और दूसरा उदाहरण दूंगी आपको उत्साह निबंध का। क्रोध निबंध का उदाहरण यहाँ देखो, सबसे पहले ये व्यवहारिक उदाहरण अपने को देता है ना, रामचंद्र शुक्ल जी अपने को व्यवहारिक उदाहरण देते हैं और उसके बाद में इस सारा व्यवहारिक आधार बताने के बाद में अंत में अपने को इसका एक सूत्र देते हैं। ये सूत्र किस प्रकार देते हैं, देखो, कोई मनुष्य किसी दुष्ट के नित्य 2-4 प्रहार सहता है। कोई मनुष्य कोई दुष्ट के है ना प्रहार सह लेता है। यदि उसमें क्रोध का विकास नहीं हुआ तो केवल आह ऊह करेगा, जिसका उस दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं। उस दुष्ट के हृदय में विवेक, दया आदि उत्पन्न करने में बहुत समय लगेगा। संसार किसी को इतना समय ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए नहीं दे सकता। भयभीत होकर प्राणी अपनी रक्षा कभी कभी कर लेता है, पर समाज में इस प्रकार प्राप्त दुख निवृत्ति चिरस्थायी नहीं होती। हमारे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि क्रोध के समय क्रोध करने वाले के मन में सदा भावी कष्ट से बचने का उद्देश्य रहा करता है। यानी क्रोध करने वाला व्यक्ति होता है उसके हृदय में हमेशा ही क्रोध नहीं होता, ये रामचंद्र शुक्ल जी नहीं कह रहे। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि चेतना सृष्टि के भीतर क्रोध का विधान इसीलिए है, किस लिए है, रक्षा के लिए है। अब ये देखो, रामचंद्र शुक्ल ने एक ही सूत्र दिया है, क्या, चेतना सृष्टि के भीतर क्रोध का विधान रक्षा के लिए है। ये एक लाइन है, तो एक लाइन को इन्होंने एक सूत्र, इस सूत्र को विस्तृत रूप से पहले उदाहरण देकर समझाया है, व्यवहारिक उदाहरण दिया है, ठीक है ना, कि देखो मान लो कोई व्यक्ति है दुष्ट आदमी के प्रहार सहता है, बार बार सहता है, तो वो हल्का फुल्का आ ऊ करता है तो उससे दुष्ट व्यक्ति की कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। लेकिन जब है ना वो सहन करने वाला उस क्रोधित होकर उस पर वापस वार करता है, तब उसे समझ में आता है कि हाँ मुझे है ना, मैंने है ना इसको जो दुख पहुंचाया है। तो ये क्रोध ही तो उसकी, क्रोध नहीं तो उसकी रक्षा की है ना। तो ये व्यवहारिक उदाहरण है, तो और ये इसका सूत्र है, चेतना सृष्टि के भीतर क्रोध का विधान रक्षा के लिए है। यही रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की एक विशेषता बन गई, क्या कि उनके निबंधों में विवेच्य विषय का एक दृढ़ सूत्र अपन ने देखा, क्या वो चेतना सृष्टि में क्रोध का विधान रक्षा के लिए है ना, वो एक सूत्र है ना। और सूत्र विचार प्रवाह के साथ साथ आगे बढ़ता जाता है और वे उस कलात्मक सूत्र में अपने व्यक्तिगत विचार पिरोते जाते हैं। एक और जो है उदाहरण अपन देख लेते हैं इसी का, उत्साह निबंध से ये रामचंद्र शुक्ल का उदाहरण है कि किस प्रकार वो पहले अपने को व्यवहारिक उदाहरण देते हैं और किस प्रकार वो फिर उसी में है ना सूत्र देते हैं। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह स्वरूप स्फुरित नहीं होता। क्या कह रहे हैं कि कष्ट और पीड़ा सहन करने के साहस को अपन उत्साह नहीं कह सकते है ना, उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उनकी उत्कंठा का योग होना चाहिए। बिना बेहोश हुए भारी फोड़ा चिराने को तैयार होना साहस कहा जाएगा, पर उत्साह नहीं। इसी प्रकार चुपचाप बिना हाथ पैर हिलाए घोर प्रहार सहने के लिए तैयार रहना साहस, और कठिन से कठिन प्रहार सहकर भी जगह से न हटना धीरता कही जाएगी। ऐसे साहस और धीरता को उत्साह के
अंतर्गत तभी ले सकते हैं जबकि साहसी या धीर उस काम को आनंद के साथ करता चला जाएगा जिसके कारण उसे इतने प्रहार सहने पड़े। सारांश यह है, ये देखो व्यवहारिक उदाहरण दिया है उन्होंने और फिर सूत्र दे रहे हैं। सारांश यह है कि आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा में ही उत्साह का दर्शन होता है, केवल कष्ट सहने से निश्चेष्ट साहस में नहीं। यह है इनके रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की विशेषता है कि किस प्रकार वो अपनों को व्यवहारिक उदाहरण देकर निबंधों में आत्मीयता के साथ है ना सूत्र के साथ अपने विचारों को गंभीरता से निबंधों में प्रकट करते हैं। आगे शुक्ल के निबंधों की विशेषता देखते हैं। इनके निबंधों में कहानी के पात्रों और घटनाओं का सा आकर्षण तथा गीतकार के गीतों की सी भावना की तन्मयता और आत्मीयता के दर्शन होते हैं। ध्यान देने की बात है कि इनके जो निबंध है अब इसमें कहानी के पात्र जैसे अपन ने क्रोध में देख लिया, ये क्रोध निबंध में, और जैसे आप लोगों ने वो भी देखा था कि कोई व्यक्ति है ना इनके 5-7 बार प्रहार सह लेता है लेकिन बाद में पलटकर उसका जवाब देता है तो क्रोध उसकी रक्षा करता है ना। तो कभी कभी इनके निबंधों में अपने को कहानी का सा आभास भी होता है। गीतकार के गीतों की सी भावना की तन्मयता और आत्मीयता के दर्शन होते हैं। कहानीकार और गीतकार की इन विशेषताओं को शुक्ल जी ने बड़ी कुशलता के साथ आंशिक रूप से ग्रहण करके अपने निबंधों में विचार प्रवाह के मध्य रमणीय वर्णन स्थल और आत्मीयता से ओतप्रोत भाव खंडों की सृष्टि की है। बहुत मोस्ट है। परिणामतः इनके निबंध सुपाठ्य और आकर्षक बन गए हैं। पाठक निबंधों को पढ़ते समय ज्ञानार्जन के साथ साथ मनोरंजन सामग्री भी पाता है। अब देखो मनोरंजन सामग्री किस प्रकार, आपको हल्का सा उदाहरण देती हूँ। आपको याद होगा क्रोध निबंध में है इनके कि हमारे पड़ोसी कई दिनों से नित्य आकर हमें 2-4 टेढ़ी सीधी सुनाया करते थे। यदि हम एक दिन उसे पकड़कर पीट दे तो हमारा यह कर्म शुद्ध प्रतिकार नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमारी दृष्टि नित्य गालियाँ सहने के दुख से बचने के परिणाम की ओर भी समझी जाएगी। अब ये देखो एक तरह से कहानी का सा आभास दे रहा है ना, रामचंद्र शुक्ल अपने अनुभव अपने सामने उपस्थित कर रहे हैं, है ना, एक हल्के से उदाहरण के लिए। तो इससे क्या है कि बीच बीच में जो गहरे भाव गहरे विचार भी है ना मनोरंजन अपने को लगते हैं। किनमें? रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में। बौद्धिक पांडित्य के साथ साथ आचार्य शुक्ल को मानव जीवन की सूक्ष्म संवेदनाओं, सत्ताओं, भावनाओं का भी पर्याप्त अनुभव था। इसलिए उनके निबंधों में बौद्धिक और मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मता के साथ आदर्शोन्मुख भावुकता का सम्मिश्रण है। उनकी विचार परिपुष्ट तार्किक निबंध शैली में भावमयता भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। उनके निबंध मानव की अंतर्वृत्तियों को प्रभावित करने का लक्ष्य लेकर लिखे गए हैं। इन निबंधों में विचारों की मौलिकता, क्रमबद्धता और विशद अभिव्यक्ति के दर्शन होते हैं। व्यक्तिक चिंतन भी इनमें भरा पड़ा है और शुक्ल जी का व्यक्तित्व भी मुखरित हुआ है। शुक्ल जी के चिंतनशील मस्तिष्क से उद्भूत विचारों में ऐसा अनोखा आकर्षण है जो पाठकों पर अपने छाप अंकित किए बिना नहीं रहता। इनके निबंधों में उच्च कोटि की साहित्यिक भाव सबलता है। बाबू गुलाब राय जी के शब्दों में यही बुद्धि और हृदय का मेल उनके निबंधों को साहित्य भावः साहित्यम व्युत्पत्ति वाले साहित्य की कोटि में ले आता है। इनके निबंधों का नैतिक पुट साहित्य के दूसरे व्युत्पत्त अर्थ हितेन सह सहितम भावः साहित्यम, यानी जहाँ हित का भाव है, हित के भावों के साथ जो होता है उसे ही साहित्य कहते हैं, सार्थक करता है। अतः साहित्य शब्द की उदात्त भावना के परिचय होने के कारण शुक्ल जी के निबंधों को शुद्ध साहित्यिक निबंध माना जा सकता है। ये इनके निबंधों के बारे में विद्वानों के विचार है। आगे देखते हैं आचार्य शुक्ल के चिंतामणि और विचार विधि संग्रह के निबंधों में उनकी गहन समीक्षात्मक, गवेषणात्मक, विचारात्मक, व्यंग्यात्मक, विश्लेषणात्मक और भावात्मक शैलियों के मिले जुले रूप दिखलाई देते हैं। आपकी समीक्षात्मक शैली मार्मिक, संयत, गंभीर एवं व्यक्तित्व व्यंजक है। गवेषणात्मक शैली में कहीं कहीं दूर रूहता का समावेश हो गया है, यानी जो खोजपरक शैली है उसमें कहीं कहीं कठिनता का समावेश हो गया है, जिसके प्रभाव को कम करने के लिए हास्य व्यंग्य या उदाहरणों का सहारा लिया गया है। ये रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की विशेषता है, इसमें से एक भी लाइन छोड़ने के लिए नहीं है। भावात्मक शैली में एक के बाद एक भावों की लड़ियाँ सी पुरू दी गई है। भाषा भी पद्यात्मक हो गई है।
विश्लेषणात्मक शैली में कहीं कहीं विषय का विभाजन कर उनका सांगोपांग वर्णन किया गया है। सांगोपांग यानी सभी अंगों का वर्णन। सूक्ष्म मनोगत विषय की युक्ति संगत परिभाषाएं प्रस्तुत की गई है। विषय अनुकूल भाषा का उपयोग किया गया है। एक एक वाक्य में अध्ययन और भावुकता का सन्निवेश मिलता है। भाव क्षेत्र में असंबद्ध रूप से छितरी हुई बातों का एक सूत्र रूपी केंद्र स्थापित कर इतर भावों को एक लड़े में पिरोने की कला शुक्ल जी की विशेषता है। यही कारण है कि आपने अपने पैराग्राफ सूत्र से आरंभ किए हैं। बता दिए हैं मैंने, ये सूत्र एक वाक्य है। किस प्रकार के सूत्र है वो मैंने आपको उदाहरण देकर बता दिए हैं। इनकी व्याख्या करते हुए यथा स्थान उदाहरण या व्यंग्य की सहायता से विषय की दूरता कम करते हुए शुक्ल जी पैराग्राफ के अंत में सारांश तक पहुँचते हैं। शुक्ल जी की निबंध शैली के साथ ही साथ उनकी भाषिक विशेषताओं को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये इनकी भाषा शैली के बारे में अपन देख सकते हैं, है ना। ये निबंधों की विशेषता में ही आएगा। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि शुक्ल जी का वाक्य विन्यास प्रायः व्याकरण सम्मत और सुगठित दिखाई देता है। प्रत्येक वाक्य में 90 तुल्य शब्दों का प्रयोग हुआ है और एक भी शब्द अनावश्यक नहीं दिखलाई देता है। विषय को सजीव बनाने के लिए इन्होंने अपनी भाषा में मूर्तिमत्ता के प्रति अधिक ध्यान दिया है। छुक छुक कर देखने, उठा उठा कर दिखाने जैसे शब्द प्रयोगों द्वारा उन्होंने अपने निबंधों को में मानव क्रियाओं का स्वरूप आँखों के सामने प्रस्तुत कर दिया है तथा ऐसी उच्च मनोभूमि की प्राप्ति जिनमें अपने दोषों को झुक झुक कर देखने की ही नहीं, उठा उठा कर दिखाने की भी प्रवृत्ति होती है। भाषा शैली की इस रूपक योजना का उद्देश्य विषय को मूर्तिमान कर देना ही है। शुक्ल जी ने भाषा को शक्तिशाली, प्रवाहपूर्ण एवं विषयानुकूल बनाने के लिए संस्कृत के तत्सम शब्दों निवृत्ति, परवृत्ति, सानिध्य आदि, तद्भव, आधा, गिनना, कोना आदि, बोलचाल के भड़कीली, लत, समाई आदि, उर्दू फारसी के मासूक, कब्र, कद्रदान, शिकायत, इजारा, अरबी के और फैशन आदि अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का निःसंकोच प्रयोग किया है। इनके साथ साथ भाषा को सारगर्भित बनाने के लिए सोने का पानी फेरना, दिन रात मरते रहना, लहलहा उठना, खिल उठना, ताकना आदि जैसे मुहावरों का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। ये रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की विशेषता है। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।